हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे लॉ मेकिंग प्रोसेस। इंडिया में जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कैसे होती है। लास्ट सेशन में हमने मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक बिल क्या है, प्राइवेट बिल क्या है, इसमें डिफरेंस किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो मेन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इंडियन पार्लियामेंट में, कैसे एक बिल है, बिल से एक्ट बन जाता है, कैसे एक बिल रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद जब वो इंट्रोड्यूस होता है कुछ प्रोसेस से गुजरता है और उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। जब भी कोई मिनिस्टर बिल इंट्रोड्यूस करता है इसको हम पब्लिक बिल कहते हैं। पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग ये नहीं है कि बिल एक्ट बन गया। बिल को एक्ट बनाने के लिए बहुत सी स्टेजेस हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। तो वो स्टेजेस क्या हैं, आज हम वो ही डिस्कस करेंगे। तो जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर ऑफ पासिंग एंड बिल। तो आज हम इस सेशन में ऑर्डिनरी बिल है वो कैसे पास होता है ये डिस्कस करेंगे। एंड मनी बिल है वो कैसे पास होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल जिसको गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। एंड प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पब्लिक बिल है या फिर प्राइवेट बिल है, अगर वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड नहीं होता है तब हम उसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल जब पास कराना है तो इसकी क्या प्रोसेस चलती है। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको कहते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल और फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। एनी हाउस का मीनिंग क्या हो गया, जो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, बिकॉज इट्स अ ऑर्डिनरी बिल। इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड बाय अ मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मीनिंग हम ये कह रहे हैं इसको मिनिस्टर भी है या कोई पार्लियामेंट के मेंबर है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग आपके पास 3 थिंग्स हो जाती हैं लर्न करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है, इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है जो एमपी है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। जब बिल को इंट्रोड्यूस कराना होता है उसके लिए पहले स्पीकर से परमिशन ली जाती है। टेक्निकली टर्म में अगर हम बात करते हैं लीव ऑफ द हाउस कहते हैं, जिसका मीनिंग है जो स्पीकर है हम उनसे परमिशन ले रहे हैं, जिसको परमिशन ऑफ द स्पीकर। क्योंकि जो भी बिल इंट्रोड्यूस करना होता है पहले स्पीकर से परमिशन होती है, उसके बाद ही बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर मान लो कोई प्राइवेट बिल है, प्राइवेट बिल के रिगार्डिंग जब परमिशन लेनी है उसको 1 मंथ पहले नोटिस देना होता है। इसमें जो बिल है, बिल के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या एक्सपेंडिचर है, ईच एंड एवरी मैटर है वो सबमिट कराया जाता है। आफ्टर दैट वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो स्पीकर की जब परमिशन हो जाती है उसके बाद ही बिल है, बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है। जो फर्स्ट रीडिंग है इसमें कुछ खास नहीं होता, ओनली रीडिंग ऑफ द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। जिसने बिल को इंट्रोड्यूस किया है वो जो बिल है, बिल का टाइटल है वो पढ़कर सुनाते हैं, इस बिल के ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता देता है, जिसको हम फर्स्ट रीडिंग मान लेते हैं। इसमें नो डिस्कशन, कोई भी मैटर पर डिस्कशन नहीं होती है। तो जो बिल है, बिल को बाद में गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है, जो वीकली पब्लिश होता है। तो गजट ऑफ इंडिया में जब पब्लिश हो जाता है इसको ही हम इसकी फर्स्ट रीडिंग मान लेते हैं। अगर मान लो कोई बिल है उसको पहले हमने गजट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, मीनिंग पब्लिश कर दिया, उसके बाद आपको स्पीकर से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस तरह हो गई फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। उसके बाद आती है सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा बिल को इनेक्ट बनाने का प्रोसेस है सेकंड रीडिंग में ही होता है। जो सेकंड रीडिंग है इसमें ही कमेटी स्टेज और रिपोर्ट स्टेज है वो भी मान ली जाती है। तो जो सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन एनेक्टमेंट ऑफ द बिल। बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद अगर बिल को बनाना है, इनेक्टमेंट करनी है,
वो सेकंड रीडिंग में होती है। इसमें फुल डिस्कशन की जाती है। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी क्या कहना चाहती है वो डिस्कस किया जाता है। अगर डिबेट हो रही है, इसमें ऑपोजिट पार्टीज भी हैं, वो भी अपनी राय देती हैं, उसके ओपिनियन होते हैं। इवन कि जितने भी क्लोज हैं, हर एक क्लोज को अच्छे से डिस्कस भी किया जाता है। तो ऑपोजिट पार्टीज एक्सप्रेस देयर व्यू। तो जो सेकंड रीडिंग है, सेकंड रीडिंग में ही सबसे ज्यादा डिस्कशन होगी। इसके बाद थर्ड स्टेज में कोई भी डिस्कशन नहीं होती है। अगर कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, री अमेंडमेंट करनी है, तो वो सेकंड स्टेज में ही होती है। अगर हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, री अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सभी की सभी सेकंड स्टेज में ही हुई हैं। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, अगर इसमें जो भी हमने प्रोसेस फॉलो करना था वो कर लिया, बिल को अब क्या करना चाहिए। बिल है, बिल को स्पेशल कमेटी के पास ही भेजना है। तो डिस्कशन के बाद ये कहा जाता है कि बिल को हमको किसके पास भेजना है, कमेटी के पास भेजना है, पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजना है। तो जो कुछ मैटर है बिल के रिगार्डिंग इसी स्टेज में डिस्कस हो जाते हैं। जब सेकंड रीडिंग हो जाती है उसके बाद वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में बिल पास हो गया तो इसको नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम कमेटी स्टेज कहते हैं, वहां पर भेज दिया जाता है। तो सेकंड रीडिंग के बाद आती है कमेटी स्टेज। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोसेस, तो इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी नहीं है, इसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जो प्रोसेस है जो ऑर्डिनरी बिल की है जो सेम ही रहेगी। तो उसके बाद थर्ड आती है कमेटी स्टेज। कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कमेटी में ऑलमोस्ट 25 से 30 मेंबर्स होते हैं जिनको अपने फील्ड की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, वही कमेटी के मेंबर्स होते हैं। जो मान लो अब बिल को हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि 95% बिल्स हैं वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उसमें जो लोकसभा के हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है 545, उनमें से ही जो 25 से 30 तक मेंबर होते हैं रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर, वही बिल के हर एक क्लॉज को डिस्कस करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। ऐसा नहीं है रूलिंग पार्टी के मेंबर ही होंगे, इसमें ऑपोजिशन पार्टी के भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें हर एक क्लॉज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है। जो डिटेल होती है इसकी सीक्रेट प्रोसीडिंग होती है, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ भी डिस्कस होता है वो ओपन होता है, उसको टेलीकास्ट भी किया जाता है। लेकिन कमेटी स्टेज में जो कुछ भी डिस्कस होता है इसकी प्रोसीडिंग सीक्रेट रखी जाती है। तो जो कमेटी स्टेज है इसमें अगर मेंबर्स को लगता है हमको किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन है, उसकी जरूरत है, तो वो उनके ओपिनियन ले सकते हैं जिनको अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या फिर बिल के रिगार्डिंग नॉलेज होती है। अगर मान लो मेडिकल के रिगार्डिंग कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इसके ओपिनियन है वो भी कमेटी स्टेज में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इस तरह कमेटी स्टेज में फुल डिस्कशन हो जाती है, ईच एंड एवरी क्लॉज है वो डिस्कस किया जाता है। अगर कोई अमेंडमेंट करनी है वो अमेंडमेंट है वो भी अपनी ही रिपोर्ट में तैयार की जाती हैं, अमेंडमेंट बनाई जाती हैं, लेकिन उस बिल में चेंज नहीं करते। जो अपनी रिपोर्ट देते हैं उसमें बताते हैं कि हमको जहां पर अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इट कैन मेड अमेंडमेंट्स इन द बिल। तो इस तरह से बिल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। हमारे देश में क्या प्रोविजन है कि कमेटी में जो बिल है उसको वापस हाउस में भेजना ही पड़ता है अलॉन्ग विद इट्स रिपोर्ट। तो कमेटी स्टेज में बिल किल नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अगर बिल है कमेटी स्टेज में जाता है और बिल अगर वापस हाउस में नहीं आता तो उसको ये कहा जाता है किल द बिल, बिल को खत्म कर दिया गया। कमेटी स्टेज में ही बहुत सारे बिल है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कमेटी को बिल है हाउस में वापस भेजना ही पड़ेगा, तो वो अपनी रिपोर्ट के साथ बिल को वापस भेज देती है। उसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है जिसको हम रिपोर्ट स्टेज भी कहते हैं। ऑलमोस्ट जिस सेकंड रीडिंग के अंडर भी आ सकती है। जो रिपोर्ट स्टेज है, अब कमेटी स्टेज है, कमेटी स्टेज में एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की, इसकी क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो सभी रिपोर्ट्स दी जाती हैं, तो इसको डिस्कस किया जाता है।
तो रिपोर्ट स्टेज में जितने भी कॉपीज हैं वो जितने भी मेंबर्स हैं उसको डिस्कस की जाती हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो बिल है, बिल की रिपोर्ट है, जो उनकी रिकमेंडेशन है, जो अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद इसमें जो कुछ भी आगे रीडिंग करनी है, डिस्कशन करनी है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आनी है, इसी स्टेज में हो जाते हैं। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ द व्यूज होते हैं, मेंबर अपने व्यूज देते हैं, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमको क्या करना है, और उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में चेक किया जाता है कि बिल को हमें पास करना है या पास नहीं करना है। अगर इस स्टेज में बिल पास हो गया तो ठीक है, अगर बिल पास नहीं हुआ तो बिल खत्म हो जाता है। इस तरह रिपोर्ट स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सेकंड रीडिंग के अंडर ही आता है। अगर सेकंड रीडिंग में हमने कोई चेंज नहीं किया और उसके बाद थर्ड स्टेज में आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल, जिसमें हमको क्या करना है, जस्ट वोट डालनी है कि आपको बिल एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। आपने हाँ करनी है या नो करनी है, जो आपका अपना डिस्क्रिप्शन है, आपकी मर्जी है। अब आप इस चीज में आकर ये नहीं कहोगे कि हमको जो अमेंडमेंट करनी है, इसमें जो डिस्कशन होगी वो सब कुछ सेकंड स्टेज में हो गया। सेकंड स्टेज में हमने रीडिंग की, फिर कमेटी स्टेज में जाता है, उसके बाद रिपोर्ट स्टेज से आपने फुल डिस्कशन कर ली है। तो ओनली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यही होता है इन थर्ड रीडिंग। तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं होती, सिर्फ एंड सिर्फ वोटिंग ही होती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बिल मान लिया जाता है इट इज पास। अगर इसमें जे फेल हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स बिल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो बिल खत्म हो जाता है। अगर मान लो हाउस में बिल पास हो गया, उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो हमारा स्पीकर है, बिल को सर्टिफाई करते हैं। जब वो सर्टिफाई करता है उसके बाद ही सेकंड हाउस में बिल को भेजा जाता है। अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो अब उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो अब लोकसभा में भेजा जाएगा। तो उसके बाद आता है बिल इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में ये सब कुछ होता है जो फर्स्ट हाउस में हुआ था। तो बिल पासिस थ्रू सेम स्टेजेस। इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, कमेटी स्टेज होती है, रिपोर्ट स्टेज होती है, उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है। इस तरह बिल सेकंड हाउस में भी पूरे प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद इट में पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट। तो सेकंड हाउस की अपनी मर्जी है, अगर बिल को उसने विदाउट अमेंडमेंट पास कर दिया तो मान लिया जाएगा बिल पास हो गया। मान लो अब सेकंड हाउस है, वो कहते हमें इस बिल में जी कमियां लग रही हैं, इसको चेंज करना है, तो डेडलॉक अराइज हो सकता है। तो कभी कभी डेडलॉक अराइज हो जाता है। मैं पास द बिल विद अमेंडमेंट, अगर उसने कुछ अमेंडमेंट कर दी और उसके बाद कहते हैं हमको बिल पास है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट हाउस में दोबारा आएगा। मान लो पहले लोकसभा में था, अब राज्यसभा में है, राज्यसभा ने अमेंडमेंट कर दी, तो अब कहां जाएगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में जब इसको रिटर्न किया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, अब रिकंसिडर हो गया। रिकंसिडर के बाद अगर हाउस ने उन अमेंडमेंट को मान लिया तो बिल पास हो गया, तो कोई डेडलॉक नहीं है। अगर फर्स्ट हाउस है नॉट एक्सेप्ट दैट अमेंडमेंट्स, तो क्या होगा, डेडलॉक अराइज हो जाएगा। राज्यसभा ने बिल को पास किया, कुछ अमेंडमेंट्स किए, उसको फर्स्ट हाउस में लोकसभा में भेजा कि आप इसको रिकंसीडर किए, लेकिन लोकसभा ने नहीं माना, डेडलॉक अराइज हो गया। तो सेकंड डेडलॉक कब अराइज हो सकता है कि राज्यसभा कहती है आई रिजेक्ट द बिल, हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड क्या है, कीप द बिल पेंडिंग फॉर द 6 मंथ, 6 मंथ तक बिल को देखा ही नहीं, तो मीनिंग यही हुआ कि हम डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, तो भी डेडलॉक अराइज हो गया। अब 3 सिचुएशन है, अगर इसमें पास हो जाता तो पास हो जाता, उसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए चला जाता, लेकिन हमारे देश में डेडलॉक अराइज हो गया। डेडलॉक को खत्म किए बिना बिल पास नहीं हो सकता है, तो इसीलिए फिर इसकी ज्वाइंट सीटिंग होती है ऑफ बोथ द हाउसेस, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा है, दोनों आते हैं। तो आर्टिकल 108, तो इसमें प्रेसिडेंट है कैन कन्वीन द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, जिसमें बिल को डिस्कस किया जाता है। अगर ज्वाइंट सीटिंग में बिल पास हो जाए तो मान लिया जाएगा पास हो गया। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ऑलमोस्ट बिल पास हो जाता है, क्योंकि इसमें लोकसभा की मेजॉरिटी है, तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो गया तो बिल को पास ही माना जाता है। तो हमारी कंट्री में आज तक 3 टाइम्स ही ज्वाइंट
सीटिंग हुई है। पहले 1961 में होती है जिसमें डॉरी के अगेंस्ट हमको लॉ बनाना था, फिर 1978 में, फिर 2002 में जिसमें टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। इस तरह 3 टाइम्स से ज्वाइंट सीटिंग हुई है। अब बिल पास हो गया ज्वाइंट सीटिंग में भी। उसके बाद असेंट और अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक हमारे देश के प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव नहीं करेंगे, बिल है, बिल एक्ट नहीं बनेगा। हम अभी तक बिल ही कह रहे हैं, हम एक्ट नहीं कह रहे हैं, तो इसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सी ऑप्शन है। जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल को अपने सिंपल असेंट दे सकते हैं, वो अप्रूवल कर सकते हैं। अगर अप्रूवल दे दी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद बिल है, बिल पास हो जाता है। मान लो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मे विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, बिल को अब अपनी असेंट नहीं दे रहे हैं, वो विद होल्ड कर लेते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटोस हैं, एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंशन वीटो है, पॉकेट वीटो है। वीटो क्या होती है, प्रेसिडेंट इनको कब यूज कर सकते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो यूज करते हैं तो इसमें बिल है अपने आप ही खत्म हो जाता है। बिल एंड्स एंड नॉट बिकम एन एक्ट, अब एक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है, जो प्रेसिडेंट हैं मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, वो कहते हैं हाउस को दोबारा से रिकंसीडर करना है बिल। तो अगर वो ये पावर यूज करते हैं, इसको सस्पेंशन वीटो कहते हैं। लेकिन हाउस है, सस्पेंशन वीटो को ओवरटेक कर सकते हैं। अगर बिल अगेन पास्ड द बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट, अब मान लो हाउस ने बिल को दोबारा से पास कर दिया विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, उसकी जो कंपल्शन बन जाती है। इस तरह प्रेसिडेंट की अप्रूवल हो जाती है। जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो हमारा बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इस तरह बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम हर एक क्लॉज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही बिल को एक्ट बनाया जाता है। तो आज हमने सेशन में इसकी प्रोसेस की है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे मनी बिल है वो कैसे पास होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।